हुर्म अपनी दुकान पर बैठा शाम की चाय पीने और हताई खाने में मसरूफ़ था। रोशनदान से आसमान का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। बादल बड़ी तेज़ी से जमा हो रहे थे। लगता था कि आज बारिश ज़रूर होगी। सर्दियों की पहली बारिश। वो इन्हीं बातों पर गौर कर रहा था कि एक लड़का और एक लड़की तेज़ी से दुकान में दाखिल हुए। खिलौनों की उस दुकान में दाखिल होते ही वो दोनों जैसे मसरूर से हो गए। लड़के की उम्र 14-15 साल थी और लड़की की उम्र 8-9 साल थी। उन्होंने आते ही एक मखसूस गुड़िया दिखाने को कहा। यह गुड़िया एक मशहूर कार्टून करैक्टर पर बनी हुई थी और ताज़ा ताज़ा बाजार में आई थी। थोड़ा बहुत गौर करने के बाद लड़के ने इसकी कीमत अदा की। हुर्म इस गुड़िया का डब्बा शापर में डालने लगा कि लड़की बोल उठी, नहीं अंकल, इसे शापर में ना डालें, मुझे ऐसे ही पकड़ा दें। इस बच्ची की बेचैनी, दबा दबा जोश और चेहरे की तमतमाहट इसकी अंदरूनी मुसरत को जाहिर करते थे। हुर्म ज़हरीला मुस्कुरा दिया। वो दोनों चले गए। हुर्म अपनी कुर्सी पर बैठ गया। 2 सेल्समैन भी दुकान में मौजूद थे, मगर इस बच्ची को गुड़िया खुद हैंड ओवर करके हुर्म को अजीब सी खुशी महसूस हुई। इसे अपना जहन कई साल पहले के मनाजर में घुलता हुआ महसूस होने लगा। हुर्म और फाहिरा दोनों जुड़वा ही लगते थे। इनके हदहाल एक दूसरे से बहुत मिलते थे। वैसे फाहिरा और हुर्म की पैदाइश में 2.5 साल का फ़र्क था। फाहिरा हुर्म से 2.5 साल बड़ी थी और इन दोनों बहन भाइयों की मोहब्बत मिसाली थी, क्योंकि हुर्म के बाद इनके वालिदैन के मजीद कोई औलाद नहीं हुई। हुर्म ने बहुत गरीब घराने में आंख खोली। इसके वालिद दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे और माँ घर में लोगों के कपड़े सीकर खर्चे में हाथ बटाती थी। एक नीम कच्ची आबादी में इनका 3 मरले का मकान था और इस मकान में भी इसका एक हिस्सा चचा का था, बल्कि कहा जाए कि ज़्यादा हिस्सा उसी का था। हुर्म और फायजा घर के करीब ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। इनके वालिदैन मेहनती थे और अपने माशी हालात बेहतर बनाने की तगदो में लगे रहते। हुर्म को याद आने लगा इस वक्त इसकी उम्र 8 साल थी। एक दिन इसने अपने वालिद के साथ काम पर जाने की बेतहाशा जिद की। वालिद का दिल पसीज गया और वो इसे अपनी साइकिल पर बिठाकर इस ज़ेर तामीर बिल्डिंग तक ले गए जहाँ वो लकड़ी का काम कर रहे थे। वो बड़ा अच्छा दिन था, मगर इससे कहीं ज़्यादा बुरा भी था। शाम को काम से वापस आते हुए बाप बेटे का एक्सीडेंट एक बर्क रफ्तार कार से हुआ। हुर्म के वालिद तो मौका पर ही दम तोड़ गए। हुर्म शदीद जख्मी हुआ। इसकी एक टांग कई जगह से टूट गई। अस्पताल में 4-5 रोज़ के नाकाम इलाज के बाद डॉक्टरों को मजबूरन ये टांग घुटने के ऊपर से काटना पड़ी। ये क़यामत थी जो इस घराने पर गुजरी। उम्मीदों की एक सुनहरी इमारत थी जो दिन के उजाले और रात के अंधेरों में चुपके चुपके अपनी तामील की मनाजिल तय कर रही थी। लेकिन एक तूफान ऐसा आया जिसने इसकी बुनियादें ही उखाड़ कर रख दी। कहते हैं कि हंसते वक्त हर कोई साथ देता है, लेकिन रोते वक्त बहुत कम साथ होते हैं। जो साथ देते हैं वही सच्चे दोस्त और हमदर्द होते हैं, और ये हमदर्द बहुत थोड़े थे और उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा ही साथ दिया। फिर हुर्म की वालिदा अपनी औलाद की खातिर खड़ी हुई, अपने आंसू आहों और सिसकियों को अपनी तवानाई में डाला। इस बेसरा बेवा के पास तालीम तो थी नहीं, इसने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। वो दिन में काम करती, रात में 2-2.5 घंटे सोती और फिर तहज्जुद के बाद लोगों के कपड़े सीने बैठ जाती। हादसे के बाद हुर्म स्कूल नहीं गया। कसम पुरसी के बायस वालिदा ने फाहिरा को भी स्कूल से उठवा लिया। अब वो दिन में अपने भाई के पास रहती, इसका ख्याल रखती, घर समेटती और भाई से दिलजोई की बातें करती। हुर्म की माँ और बहन इसे तनहा नहीं रहने देते, क्योंकि वो जब अकेला होता अपने साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में सोचता, अपनी कटी हुई टांग को देखता और कभी कभी ज़ारों की तार रोना शुरू कर देता। इसकी हालत बिगड़ जाती। स्कूल ना जाने का गम भी इसे अंदर से अंदर खा रहा था। इसके नन्हे से जहन में छोटे छोटे कई ताजमहल बने हुए थे। हादसे के बाद वो सारे महल अपनी रानाइयों समेत मसमार हो गए थे। वो दोनों बहन भाई अपनी उम्र से ज़्यादा संजीदा, समझदार और एहसास हो गए थे। हर वक्त एक दूसरे का दर्द बांटने की कोशिश में रहते। खासतौर पर फाहिरा की तो जैसे अपने भाई में जान थी। वो किसी वक्त बड़े दर्द से कहती, हुर्म तुम ऐसे मत रोया करो, अम्मी ने देख लिया तो वो भी परेशान होंगी और रोएंगी। वो कहता, लेकिन अभी मैं थक गया हूँ, ऐसे मैं पहले की तरह होना चाहता हूँ, स्कूल जाना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ। अब तो लगता है मेरे दोस्त भी मुझे भूल गए होंगे, अब तो कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता। एक दिन हुर्म ने महसूस किया कि इसकी प्यारी आपी की मसरूफियात में कुछ तब्दीली सी है। सुबह अम्मी के जाने के बाद ही से वो सफाई सुथराई में मसरूफ होगी और 1-2 चक्कर बाजार के भी लगा चुकी थी। आज तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, आपी ने इंकशाफ करते हुए कहा और अलमारी में से हुर्म की नई शलवार कमीज इस्त्री करने के लिए निकाल ली। अरे ये कैसे हो गया, कहीं आपने इन्हें मुझसे मिलने को तो नहीं कहा? वो मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती थी। इसके गाल में छोटा सा गड़ा पड़ता था। हुर्म ने कपड़े तब्दील किए तो फाहिरा ने कमरे में आकर छोटी टेबल पर चाय, बिस्किट, केक और निम्को वगैरह रखे और साथ ही खेलने के लिए एक लूडो भी लिए। वो बोला, आप ही अब बहुत खराब हैं, अब मुझे पता ही नहीं चला कि 2-3 दिनों से आप अपना जेब खर्च क्यों बचा रही थी। अच्छा चलो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, खाना पीना और लूडो खेलना, मैं ज़रा साथ वाली आंटी शाजिया की तरफ जा रही हूँ। इस दिन हुर्म अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत खुश हुआ। इसकी आंखों की वीरानी जैसे किसी दबीर पर्दे के पीछे छुप गई। रात को जब इनकी थकी हारी अम्मी घर आई तो हुर्म को आम दिनों के बरक्स देखकर खुश और मुतमईन हुई। दुख के समंदर में खुशी के ऐसे छोटे छोटे जजीरे इनकी ज़िंदगी में आ जाया करते थे। कुछ दिनों से एक गुड़िया फाहिरा को बेहद भाई हुई थी।
वो जैसे इस गुड़िया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। एक दिन खुरम ने इससे इसकी उदासी का सबब पूछा तो फाहिरा ने बता ही दिया। खुरम, उस दिन मैं शाजिया आंटी के घर गई तो उधर एक लड़की मेहमान आई हुई थी, मेरी जितनी ही थी, इसके पास थी वो गुड़िया। खुरम, इतनी प्यारी गुड़िया मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल परियों जैसा लिबास, लंबे सिल्की बाल और नीली आंखें। वो अजीब मुसरतनाक अंदाज में बोली। वो बेशक बहुत संजीदा और सियानी थी, लेकिन थी तो 11 वर्ष की बच्ची, और कहते हैं बच्चा तो 80 साल की उम्र में भी इंसान के अंदर रहता है। खुरम ने कहा, तो फिर क्या सोचा है आप ही? सोचना क्या है, वो गुड़िया मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं। आंटी शाजिया ने बताया कि हमारी साथ वाली मेन मार्केट में भी वो गुड़िया है, तो फिर किसी दिन जाकर ले आओ, हो सकता है बहुत ज़्यादा महंगी ना हो और अम्मी तुम्हें ले देंगी। मैंने कल अम्मी से कहा कि वो इसकी कीमत पूछ कर आए, वो हमारे लिए बहुत महंगी है। और अम्मी कह रही थी कि वो होल सेल की दुकान है, फिर भी इसकी कीमत क्या है? 1500 रुपये, उसने बताया। मैंने अम्मी से इसरार किया तो उन्होंने मुझे डांट दिया। वो कह रही थी कि फजूल खर्ची है और ना ही इनके पास इतने पैसे हैं। फायरा की आंखों में आंसू आ गए। ओहो आप ही क्या करती हो, तुम तो इतनी बहादुर हो। मैं भी रोता हूँ तो मुझे हौसला देती हूँ और आज खुद रो रही हो। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं। फाहिरा ने सवालिया नजरों से एक तरफ देखा और बोला, मेरे जहन में एक आइडिया है। वो क्या? अगर तुम अपना जेब खर्च 20 रुपये जमा करना शुरू कर दो तो सिर्फ 2.5 महीने में वो गुड़िया खरीद सकती हो। क्या ख्याल है? ये आइडिया फाहिरा के दिल को भी भाया। इसकी आंखों में चमक आई। हुरम बोला, जो जेब खर्च मुझे मिलता है वो हम दोनों बांट लिया करेंगे। फाहिरा ने पहले तो इनकार किया, फिर हुरम के इसरार पर मान गई। अभी इन्हें जेब खर्च जमा करते 4-5 हफ्ते ही गुजरे कि एक दिन हुरम ने अपनी आपी को बेहद ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया और बोला, आपी आपको पता है परसों आपकी सालगिरह है। मैं चाहता हूँ कि सालगिरह वाले दिन आपकी मनपसंद नीली आंखों वाली गुड़िया आपके हाथ में हो। क्या मतलब? वो हैरान होकर बोले। हुरम ने जेब से 800 रुपये निकाल कर आपी की हथेली पर रख दिए। 700 रुपये आपके पास मौजूद है, ये लें, बाकी 800 मेरी तरफ से। ये कहाँ से है? वो शश्तर रह गई। मैं आपकी सालगिरह के तोहफे के लिए पिछले 2.5-3 महीने से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था। फायजा की आंखों में आंसू आ गए। इसने हुरम को गले लगाकर भींच लिया। सालगिरह का दिन खुशी का दिन था। दोनों नए कपड़े पहन चुके थे। अम्मी ने इन्हें शाम को बर्गर खिलाने का वादा किया था। हुरम जानता था कि अम्मी और फाहरा दोपहर को ही जाकर गुड़िया ले आई। अम्मी जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन फिर इन्हें याद आ गया कि सिलाई का कुछ जरूरी काम है। वो बोली, फाहिरा, चौधरी रियाज साहब की बहू को कल कपड़े देने का वादा किया था। हम मगरब के बाद फ़ौरन चलेंगे और वापसी पर बर्गर भी ले आएंगे। दरअसल हर काम का एक वक्त होता है। इस दिन फाहिरा और हुरम ने बहुत बातें की, हंसी मजाक, पिछली बातों को दोहराना और मुस्तकबिल की मासूम मनसूबाबंदियाँ की। हुरम को अपनी आपी कभी भी अपने किसी बुजुर्ग की तरह भी लगती थी, जैसे वो इसकी रहनुमा हो, सिर्फ इसकी दोस्त ना हो, बल्कि इसकी माँ की खसूसियात भी इसके अंदर पाई जाती हूँ। माँ तो बेचारी रहती ही अपनी मसरूफियात में थी। हर मुश्किल, हर उलझन में वो आपी ही की उंगली थामता था। और इस दिन वो आपी मर गई। हाँ, वो मर गई। मगरिब के बाद आपी और अम्मी मार्केट की तरफ चल पड़े। हुरम टीवी लगाकर अपना पसंदीदा चैनल ढूंढने लगा। इनको गए हुए 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे कि हुरम को कहीं बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी गूंजदार थी कि इसका दिल सीने में उछल कर रह गया। वो गली की तरफ दौड़ा। दौड़कर बड़ी सड़क की तरफ धुएं के बादल नजर आए। लोग चिल्ला रहे थे और किसी अफरा तफरी में धुएं की जानिब दौड़ रहे थे। किसी हादसे की खबर मिले तो ये यकीन का पाता है कि ये सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि मेरे अपने भी इस खबर का हिस्सा है। हुरम के गुमान में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। या अल्लाह है, इसके मुंह से बेहसाता निकला, लेकिन ये दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। 20-25 मिनट के अंदर ही से पता चल गया कि मार्केट में होने वाले बम धमाके में इसकी वालिदा और आपी जान की बाजी हार चुकी हैं। इस अंदोहनाक वाक़े के बाद 3-4 रोज़ तो हुरम ने नींद बेहोशी की इसी कैफियत में गुजारे। वो बुरी तरह रोता भी लगता रहा। इसके किसी रिश्तेदार ने इसे सुकून बख्श दीवार देना शुरू कर दी। इसकी सोचें धुंधला सी गई। इर्द गिर्द सारे मनाजिर भी धुंधला आ गए। वो दिन को तो घर में रिश्तेदारों का हजूम लगा रहता, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हजूम चढ़ने लगा। आखिर में सिर्फ इसका चचा एजाज, चची शफकत और इनके 2 बच्चे ही रह गए। वक्त बड़े से बड़े ज़ाब के लिए दुआ साबित होता है। हुरम के दिलो दिमाग में धीरे धीरे अपनी आपी और वालिदा की मौत का गम मान पड़ने लगा। वो इस अंदाज से सोचने लगा कि अल्लाह पाक ने इसको दुनिया के मसाइल और शदीद मुश्किलात से निकाल कर अपने पास बुला लिया है। मगर एक सोच, एक तकलीफदह सोच जो इसे हर वक्त गमज़दा रखती थी, वो कभी कभी इतना दुखी कर देती थी कि वो किसी कोने में मुंह छुपाकर देर तक रोता रहता। इसकी आपी, इसकी प्यारी सी आपी अपने लिए बड़े चाव से गुड़िया खरीदने जा रही थी। वो इस मासूम ख्वाहिश की तकमील के लिए जा रही थी जो महीनों से इसके अंदर परवान चढ़ रही थी। हाँ, इससे पहले इसने कभी किसी चीज़ के लिए इतनी शिद्दत से अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, बल्कि वो तो कोई ख्वाहिश जाहिर करती ही नहीं थी। बेशक आपी थी, लेकिन वो 12 साल की बच्ची भी थी। इस बच्ची ने बस एक ख्वाहिश की और वो ख्वाहिश ही रह गई। वो हिचकियों से रोने लगता। हुरम के चचा एजाज और चची बड़ी मोहब्बत का बर्ताव कर रहे थे, मगर 2-3 हफ्तों के बाद इस मोहब्बत का रंग तब्दील होने लगा। चची शफकत की जुबान पर ये उड़ती उड़ती सी बात हुरम के कानों पर पड़ी कि इस मकान में ज़्यादा हिस्सा इनका है, क्योंकि हुरम के अब्बू ने एक मौका पर काफ़ी रकम इनसे कर्ज ली थी, जिससे इस बीमार वालिदा का इलाज करवाया था।
कई दूसरे रिश्तेदार भी इस किस्म की बातें करते थे। हुरम की चच्ची का नाम तो शफकत था, मगर वो जिस तरह की शफकत करती थी वो धीरे धीरे हुरम की समझ में आना शुरू हो गई। बेशक वो छोटा था, लेकिन साफ महसूस करता था कि इस घर में इसका रहना मुश्किल किया जा रहा है। रिश्तेदारों को भी दिखाने के लिए एजाज ने इसे एक स्कूल में दाखिल करा दिया, लेकिन फिर जल्द ही स्कूल छुड़वा भी दिया। बहाना ये बनाया गया कि हुरम की टांग में दर्द रहता है और इसके लिए स्कूल जाना मुश्किल है। दिखावे के लिए चंद दिन इसकी टांग का दर्द का इलाज भी करवाया गया। इस रोज़ की बात है जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। हुरम का दिल बहुत चाहा कि वो मीठा पराठा खाए। पहले जब कभी कोई ऐसी चीज़ खाने को दिल चाहता तो इसकी आपी सब काम छोड़कर किचन में घुस जाती, अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी मोहब्बत के साथ इसके लिए पकाती और फिर किसी माँ की तरह अपने सामने बैठकर इसे खिलाती। लेकिन अब तो माँ के साथ साथ वो माँ जैसी भी मनु मिट्टी के नीचे सो रही थी। वो चच्ची से ऐसी फरमाइश नहीं करता था। वो खुद ही किचन में गया और अपने लिए एक छोटा सा पराठा बनाने की कोशिश करने लगा। अचानक इसका हाथ लगने से अचार का एक छोटा मर्तबान गिर कर टूट गया। वो बुरी तरह सहम गया। चच्ची शफकत किसी भगोले की तरह अंदर आई और उनको बेदर्दी से पीटने लगी। हरामज़ादा उल्लू का पट्टा, सोए नुकसान के कुछ नहीं आता। वो अपनी बैसाखी संभालता हुआ ऊंधे मुंह नीचे गिरा और इसका माथा फट गया। इस रोज के बाद वो अपने ही घर में अजनबी सा होकर रह गया। छत पर एक छोटी सी बरसाती थी, वो इस बरसाती तक ही महदूद होकर रह गया। इसने सोचा वो नीचे ना होगा, ना इससे कोई नुकसान होगा, ना चच्ची को इसकी मनहूस शक्ल नजर आएगी और ना ही वो सीख पाओगी। दिन में बस 2 मरतबा चच्ची की गिरफ्त आवाज़ इसके कानों में पड़ती, खाना ले जा, नीचे आकर। वो बैसाखी के सहारे टक टक करता नीचे उतरता और खाना ले जाता। एक दिन चचा और चच्ची बच्चों के साथ एक शादी में शिरकत के लिए गए हुए थे। ऐसे मौके पर इन दोनों को हुरम की टांग के दर्द का ख्याल जरूर आता। इस दर्द को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके हुरम को घर में छोड़ दिया जाता। अब भी ऐसा हुआ था। दिसंबर की ठटरी हुई शाम में वो अकेला था। ऐसे मौके पर चच्ची इतनी मेहरबानी जरूर करती कि दोपहर का या कल का बचा हुआ खाना इसके लिए रख जाती। इस दिन भी वो खाने की तलाश में नीचे गया। इसने देखा कि सालन की छोटी देगची उल्टी पड़ी है और एक बिल्ली आसपास घूम रही है। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो दिल मासूम का रह गया। भूख से पेट में बल पड़ रहे थे। गली में कहीं दूर से आवाज़ आई, गर्म पकौड़े, हंसता समोसे। हुरम का दिल मचल गया। कुछ भी था, वो था तो एक नौउम्र बच्चा ही। इसका दिल चाहा कि वो अपने लिए खाने को कुछ ले आए, मगर ऐसा नहीं था कि इसके पास पैसे नहीं थे। इसके पास पैसे थे, लेकिन वो उनको खर्च नहीं करना चाहता था। ये वो पैसे थे जो कई माह पहले हादसे के दौरान इसके आपी के पर्स में मौजूद थे। वो पर्स जिसे वो अपने कंधे से लटकाए खुशी खुशी अपने लिए नीली आंखों वाली गुड़िया खरीदने के लिए जा रही थी। हादसे के रोज़ ये पर्स किसी ने आंटी शाजिया को पकड़ा दिया और वो चंद दिन बाद आंटी शाजिया ने चुपके से हुरम को दे दिया। ये पर्स हुरम ने अब तक संभाल कर रखा हुआ था। आज जब वो शदीद भूख के सबब गर्म समोसे की सदा पर बेताब हुआ तो उसे लगा कि वो इस पर्स में मौजूद पैसों को ज़्यादा देर महफूज नहीं रख सकेगा। किसी न किसी वजह से, किसी न किसी ज़रूरत के तहत यह रकम कम होना शुरू हो जाएगी। अगले रोज़ हुरम ने अपनी आपी के पर्स से बड़ी नफासत से तय किए हुए 1500 रुपये निकाले और मार्केट का रुख किया। वो खिलौनों की दुकान थी। पता नहीं क्यों वो किस जज्बे के तहत वो गुड़िया खरीदने चाह रहा था जो इसकी आपी ने खरीदना चाहिए। करीबन 1 घंटे बाद वो अपनी अम्मी और आपी की कब्रों के पास बैठा था। इसके हाथ में वही नीली आंखों वाली गुड़िया थी। वो अपनी आपी की कब्र के कुछ और नजदीक हो गया। रुंधी हुई आवाज़ में बोला, मेरी आपी देखो, तुम्हारी गुड़िया लेकर आया हूँ। चलो अब घर चलते हैं, इसको अलमारी में सजाते हैं, इससे बातें करते हैं। उठो ना आपी, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो आपी, तुम और अम्मी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, अब क्यों मुझे भूल गए हो? शायद वो रोना चाहता था, इसलिए जो दिल में आता बोलता चला जा रहा था। देखो आपी कितनी ठंड है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। इस ठंड में इस दर्द के साथ कमरे में अकेला पड़ा रहता हूँ। खाली रातों में मुझे बहुत डर लगता है। आपी मैं तुम्हें आवाज़ें देता हूँ, अम्मी को आवाज़ें देता हूँ। वो रोता रहा। इसके आंसू फाहिरा की ऊपर पर गिरते रहे। साए डाल रहे थे, सर्द शाम अपने पर फैला रहे थे। वो अजीब कैफियत में था। कुरा कर बोला, आपी मैं तो तुम्हारी उंगली पकड़कर चलता था, अब मैं किसकी उंगली पकड़ूं? मुझे कौन रास्ता दिखाए? मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं आपी? कब्रिस्तान में शाम गहरी होने लगी, सर्दी बढ़ती जा रही थी। वो अब ज़्यादा देर यहाँ ठहर नहीं सकता। अपने बेले कुचैले कपड़े झाड़ कर उठ खड़ा हुआ। इसने बैसाखी संभाली, गुड़िया का डब्बा अपने सीने से लगाया, कब्रों को अलविदाई अंदाज में देखा और घर जाने के लिए बड़ी सड़क का रुख किया। कुछ ही देर बाद वो बैसाखी का सहारा लिए सड़क के किनारे खड़ा था और सड़क पार करने का सोच रहा था। एक कार आहिस्ता चलती हुई इसके पास आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक जवान साल शख्स बैठा हुआ था। इसके साथ वाली सीट पर एक नन्ही सी बच्ची जो गालिबन इसकी बेटी थी, वो बेचैनी से गुड़िया के इस डब्बे की तरफ इशारा कर रही थी जो हुरम ने सीने से लगा रखा था। इस शख्स ने हाथ आगे बढ़ाकर इससे डब्बा मांगा। हुरम को लगा कि शायद वो गुड़िया देखना चाह रहा है। इसने ज़रा तजब्जुब में रहने के बाद वो डब्बा से थमा दिया। जवान साल शख्स ने गुड़िया देखी, फिर डब्बे को उल्ट पलट कर इसकी कीमत देखी और अपनी जेबों में हाथ डालने लगा। वो काफ़ी जल्दी में लग रहा था। इसने अपने बटवे में रुपए निकालकर हुरम की तरफ बढ़ाए। ये लो बच्चे, वो जल्दी से बोला। पहले तो हुरम कुछ समझ नहीं पाया, फिर अगले ही लम्हे वो जान गया कि कार सवार क्या समझ रहा है। वो ये ख्याल कर रहा था कि हुरम ये गुड़िया बेचने के लिए खड़ा है। नहीं, हुरम ने इस तरारी कैफियत में अपना नफी में सर हिलाया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे।
ओहो भाई, और कितने चाहिए? इस शख्स ने जल्दी से कुछ और रुपए निकाले और बाजू निकाल कर तेजी से खुरम के हाथ में थमा दी। इससे पहले कि खुरम कुछ और कहता, इसने पावर विंडो का शीशा ऊपर चढ़ाया और कार तेजी से आगे बढ़ा दी। खुरम हक्का बक्का खड़ा रहा। कुछ रुपए इसके हाथ में थे। 3-4 नोट सड़क पर गिरे। इसने सड़क पर गिरे हुए नोट उठा ली और दूर जाती हुई गाड़ी की अकबीर लाइट्स को देखने लगा। लाइट्स ओझल हो गई तो इसने अपनी मुट्ठी में दबे नोटों को देखा। ये 1500 रुपये की बजाय 1700 रुपये थे, वो रिटेल प्राइस जो डब्बे के ऊपर दर्ज थी। इस शाम जब वो घर लौटा, इसके पास नीली आंखों वाली गुड़िया नहीं थी, लेकिन इसके जहन में एक बेनाम उम्मीद जरूर थी। वो सर्द रात में बंद बरसाती के अंदर लिपटा देर तक सोचता रहा। चची की आवाज़ एक बात किश्त बनकर इसके कानों में गूंजती रही, हड हराम, तुझे नुकसान करने के सिवा आता ही क्या है? धीरे धीरे इसकी पलकें बोझल होने लगी। इसने गनूदगी की हालत में एक अजीब सा मंजर देखा। ऐसे लगा जैसे इसकी ऑफिस के सामने आन खड़ी हुई है। चमकीले फ्राक में बड़ी खूबसूरत लग रही है। लंबे बाल कमर तक गए हुए हैं। इसके हाथ में नीली आंखों वाली गुड़िया का डब्बा है। वो अपने हाथ की उंगली खुरम की तरफ बढ़ा रही है, जैसे मुस्कुराते हुए कह रही हूँ, आओ मेरे भाई, मेरी उंगली थाम लो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ। हाँ, वो रास्ता दिखा रही थी। वो मरने के बाद भी रास्ता दिखा रही थी। यह रास्ता आप ही की मोहब्बत से ही निकला था। आप ही की पसंद की गुड़िया की याद इसे इस रास्ते का वसीला बना दिया था। अगले रोज खुरम बैसाखियाँ टेकता खिलौनों की दुकान पर पहुंचा। इसने वही नीली आंखों वाली गुड़िया खरीदी। तीसरे दिन भी ये गुड़िया इसने इसी सड़क पर फरोख्त कर दी। इस मरतबा इसे 150 रुपये मुनाफा हुआ, लेकिन इसके साथ ये भी अंदाजा हुआ कि बड़े खिलौनों की बजाय छोटा खिलौना फरोख्त करना ज़्यादा आसान साबित होगा। इस मरतबा इसने एक की बजाय इस डिज़ाइन की 2-4 छोटी गुड़ियाँ खरीदी और 2-3 दिन में इन्हें फरोख्त कर दिया। इसका हौसला कुछ बढ़ गया। इसके साथ एक और एहसास हो रहा था। इसे लग रहा था कि इस तरह सड़क पर गुड़िया बेचना गालिबन कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं। शायद खरीदने वालों के जहन में थोड़ा सा तरस भी शामिल हो जाता हो, और वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि कोई इस पर तरस खाए। इसने खिलौनों की दुकान के मालिक हाजी फयाज साहब से बात की तो उन्होंने हुरम के लगन देखते हुए इसे अपनी दुकान के सामने एक फट्टा लगाने की इजाज़त दे दी और इस फट्टे के लिए कुछ सामान मुहैया करने का वादा भी किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी वादा किया कि वो हुरम को इस काम के लिए इसके चचा से इजाज़त दिलाने की कोशिश भी करेंगे। अंधा क्या चाहता, दुआ के चचा के लिए तो खुशी की बात थी कि जो थोड़ा बहुत इस पर खर्च करना पड़ रहा था वो भी नहीं करना पड़े। उन्होंने इजाज़त दे दी। फट्टी से ठेले और ठेले से छोटी दुकान तक का सफ़र तय करने में हुरम ने चंद माह से ज़्यादा नहीं लगाए। वो अपनी दुकान से दिगर खिलौने भी रख लिया करता, मगर इसकी ज़्यादातर तवज्जो इस गुड़िया की तरफ होती। इसी ब्रांड की गुड़िया के कई मॉडल्स थे। फिर इस गुड़िया का मुतलका सामान था, इसके लवाजमात थे। धीरे धीरे इसने अपनी दुकान को गुड़ियों और गुड़ियों के असबाब से भर लिया। ये गुड़िया वैरायटी के एतबार से इस दुकान की पहचान बन गई। बीते वक्त के साथ साथ जहाँ हुरम के तजुर्बे में इजाफा हुआ, वहीं इसकी माली हालत भी मुस्तहकम होने लगी। चंद साल बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब हाजी फयाज के तवस्सुत से इसे पता चला कि इस ब्रांडेड गुड़िया को मकामी तौर पर भी बनाया जा रहा है। हुरम ने चचा से बात की। चचा ने मकान के हिस्से से जो ओनी पोनी रकम दी वो इसने चुपचाप ले ली और बाकी अपनी जमा पूंजी शामिल करके छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग का आगाज कर दिया। अपनी मेन शॉप पर बैठे बैठे वो तवील ख्यालात से चौंक कर बाहर आ गया। 2 और कस्टमर्स दुकान में जाहिर हो रहे थे। बादल बाहर गरज रहे थे। सर्दियों की पहली बारिश थी। माजी की खिड़की बंद हो गई। वो अपने हाल में आ गया और इसका हाल हासा ताबनाक था। अब वो ना सिर्फ गुड़िया अपने तौर पर बना रहा था, बल्कि लाहौर में ही अपनी 3 अदद शॉप पर फरोख्त भी कर रहा था। हाजी फयाज के खानदान में ही इसकी शादी हो चुकी थी। इसकी घरेलू जिंदगी नहायत ही पुरसुकून थी। इसने तायराना नज़रों से अपनी दुकान का जायजा लिया। वहाँ बेशुमार खिलौने थे, मगर नीली आंखों वाली गुड़िया हर तरफ छाई हुई थी। इस गुड़िया को बनाने और फरोख्त करने में एक खास किस्म का इत्मीनान हासिल होता था। इस गुड़िया की निस्बत इसकी अपनी प्यारी आपी से थी। वो प्यारी आपी जो जिंदगी में हर दम इसके साथ रही और मरने के बाद भी साथ थी।